हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों गुरुत्वाकर्षण लेसन में है ना ग्रह के गति के नियमों को समझा था और केपलर के 3 नियमों को पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था बच्चों, लेकिन उसकी गणितीय गणना हम लोगों ने उस वीडियो में नहीं किया था, है ना। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग यहाँ पर केपलर के जो ग्रह के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया था बच्चों, आज हम लोग उसका है ना कैलकुलेशन को हम लोग समझते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में तीनों नियम को परिभाषित किया था बच्चों कि जो केपलर ने 3 नियम दिया था, जिसमें पहला नियम होता है कक्षा का नियम, दूसरा नियम होता है क्षेत्रफल का नियम और तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम जो होता है बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार पुनः रिवीजन कर देना चाहता हूं कि केपलर का जो 3 नियम था बच्चों, है ना, का ग्रह के केपलर का ग्रह के गति के संबंध में, केपलर का ग्रह के गति के संबंध में 3 नियम, जो 3 नियम दिया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, है ना। चलिए हम लोग इसको ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला नियम जो था बच्चों, उसको हम लोग कक्षा का नियम कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार जो होता है बच्चों, केपलर ने कहा था कि कोई भी ग्रह सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाती है वो वृत्तीय पथ पर न होकर के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होती है, और उसके फोकस पर, दीर्घ वृत्त के जो फोकस होते हैं उस पर सूर्य उपस्थित होते हैं। तो मैं उसको लिख देता हूं। देखिए कोई भी ग्रह, है ना, देखिए कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, है ना, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तीय पथ पर, है ना, वृत्तीय पथ पर चक्कर ना लगाकर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, है ना। दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, है ना। और है ना इस दीर्घ वृत्ताकार पथ के नाभि, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं, नाभि में सूर्य उपस्थित होता है, सूर्य उपस्थित होता है बच्चों। तो ये इसका पहला नियम था, है ना। आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो वृत्ताकार, हम लोग शुरू से जान रहे हैं बच्चों कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो वृत्ताकार नहीं होता है। केपलर ये बात को गलत मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाता है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होता है, और यहाँ पर उसका नाभि होता है ना। दीर्घ वृत्त का 2 नाभि होते हैं, सूर्य की स्थिति कभी यहाँ पर होती है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो है ना सूर्य की उपस्थिति होती है ना, और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है ग्रह। तो ये तो पहला नियम था, जिसको हम लोग, इसमें गणितीय गणना की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरा नियम जो क्षेत्रफल का नियम है उसे साबित करने की आवश्यकता होती है। जो दूसरा नियम है उसको हम लोग क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। इसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्षेत्रफल का नियम क्या कहता है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। क्षेत्रफल का नियम के अनुसार कहता है कि देखिए सूर्य तथा ग्रह, है ना, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाला रेखा, है ना, मिलाने वाला रेखा समान समय अंतराल में है ना, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है ना। इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। अब आप इसको समझने का प्रयास करिए। हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रह जो होता है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। मान लेते हैं कि ये नाभि है जहाँ सूर्य उपस्थित है, और ये एक कोई ग्रह है जिसको मिलाने वाला ये एक रेखा है। मान लेते हैं कि अभी
है ना, ग्रह की स्थिति ए है, कुछ समय के बाद जो है ग्रह बी बिंदु पर चले जाता है, तो इसको मिलाने वाला रेखा। तो इतने समय अंतराल में जो ग्रह के द्वारा जो क्षेत्रफल तय किया गया, ये क्षेत्रफल है ना, अब ग्रह की किसी भी दो स्थिति में, है ना, जो क्षेत्रफल तय करेगा वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्रफल है, अब मान लेते हैं कि यही ग्रह घूर्णन गति करते करते यहाँ पर चले आता है सी बिंदु पर, कुछ समय के बाद वो यहाँ पर चले आएगा डी बिंदु पर। तो इस ग्रह की प्रारंभिक स्थिति को हम लोग सूर्य के साथ मिलाते हैं और अंतिम स्थिति को हम लोग सूर्य के साथ मिलाते हैं। तो ये दो समय अंतराल में इतना वो क्षेत्रफल तय करता है। तो आप लोग जानते हैं कि ये समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल और इस समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल दोनों परिमाण में बराबर होंगे, है ना। इसी को हम लोग क्षेत्रफल का भी नियम कहते हैं। मतलब इस समय अंतराल में और इस समय अंतराल में जो क्षेत्रफल ग्रह के द्वारा तय किया जाएगा वो क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है इसकी मोटाई कुछ कम है और इसकी मोटाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक ग्रह को जो दूरी तय किया गया है वो क्या होगा, धीरे धीरे चलता हुआ तय किया होगा। चूंकि यहाँ पर उसको ज़्यादा दूरी तय किया है, सी से डी तक आने में, है ना, उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ा। इसका मतलब है कि ग्रह की गति यहाँ पर तेज हो गई है और ग्रह यहाँ पर सुस्त होते हुए बी तक पहुँचता है। तो एक कह सकते हैं कि जब ग्रह सूर्य से दूरी पर होता है, जब ग्रह सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होता है तो ग्रह की गति कम हो जाती है, लेकिन जब ग्रह सूर्य के नज़दीक आता है तो उसी ग्रह का गति बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह को क्षेत्रफल समान करना है, इसीलिए। बात समझ में आ गया? तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सूर्य से ग्रह की ज़्यादा दूरी होने पर इस स्थिति को हम लोग अपसौर्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसका एक नाम है जिसको हम लोग अपसौर्य कहते हैं। और जब ग्रह, है ना, सूर्य के नज़दीक होता है तो इस स्थिति को उपसौर्य कहा जाता है ना। इस सब चीज़ का जनरल स्टडी जो होता है, बृहद पैमाने में जो अध्ययन जो है आप लोग आगे के क्लास में करेंगे बच्चों, है ना। जब आप लोगों को एडवांस फिजिक्स जब आप लोगों को पढ़ना पड़ता है ना, उस समय आप लोग इसके बारे में उपसौर्य क्या होता है, अपसौर्य क्या होता है, साइड्रियन डे क्या होता है, तो ये सब बहुत सारा बात टॉपिक्स है जिसका चर्चा आप लोग आगे करेंगे। आप लोग की कक्षा में इस सब के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ आप लोगों को जो कैपलर कह रहे हैं उसी को आप लोगों को समझना है। आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि किसी भी ग्रह के द्वारा जो समय अंतराल में क्षेत्रफल तय किया जाता है वो परिमाण में आपस में बराबर होते हैं। आप फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि यही ग्रह यदि यहाँ पर आ जाता है ना, इसको हम लोग ई बिंदु मानते हैं, इसको मिलाते हैं और फिर ये यहाँ से यहाँ पर चले आएगा एफ तक, तो ये जो क्षेत्रफल होगा ये तीनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, है ना। तो ये इसी को हम लोग कैपलर का नियम कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि एरिया ऑफ इस सन का पोजीशन को एस हम लोग कह देते हैं कि एस ए बी, है ना, एस ए बी का क्षेत्रफल। इसी तरह हो जाएगा एरिया ऑफ एस सी डी हो जाएगा, एस सी डी। इसी तरह आपका बराबर होगा एरिया ऑफ एस ई एफ होगा। ये तीनों ही क्षेत्रफल परिमाण में आपस में बराबर होते हैं बच्चों, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो कभी ग्रह की गति कम हो जाती है, कभी ग्रह की गति ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रह को अपने समय अंतराल में जो है ना ज़्यादा क्षेत्रफल तय करना पड़ता है। दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि ग्रह को ई से यहाँ ए से बी बिंदु तक जाने में, है ना, जितना समय लग रहा है सी से डी तक जाने में भी उतना ही समय लग रहा है। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर समझें कि यदि ए से बी तक जाने में ग्रह को यदि टी समय लगता है ना, तो सी से डी तक जाने में ग्रह को टी समय लगेगा, ई से एफ तक जाने में ग्रह को भी टी समय लगेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी दो बिंदु के बीच में ग्रह का समय अंतराल जो होता है वो नियत है, इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने ही समय में ग्रह को ए से बी तक जाना है, तो इसका मतलब है कि ग्रह यहाँ धीरे धीरे जाएगा, लेकिन यहाँ पर ग्रह को उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय करना है। इसका मतलब ग्रह यहाँ पर तेजी से गति करेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ग्रह का किसी स्थान पर जब वो ज़्यादा दूरी पर होता है सूर्य से तो वहाँ पर ग्रह धीरे धीरे गति करती है, लेकिन जब ग्रह सूर्य के नज़दीक पहुँच जाता है तो ग्रह तेजी के साथ गति करता है, मतलब वो सूर्य से जल्दी दूर भागने की कोशिश करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। अब मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन हम लोग करना चाहते हैं बच्चों। तो मैंने यही कहा है कि समय के साथ
जो ग्रह का जो क्षेत्रफल होता है वो समान होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू नियतांक होता है किसी भी ग्रह के लिए। मतलब यदि dt समय में यदि dA क्षेत्रफल तय कर रहा है तो ये कांस्टेंट होगा। यही बात हम लोगों को साबित भी करना है। इसको हम लोग क्षेत्रीय वेग भी कहा जाता है। dA/dt को हम लोग एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्षेत्रीय वेग भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय वेग भी हम लोग कहते हैं। समझे बच्चों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि ये मेरा एक दीर्घ वृत्ताकार मेरा यहाँ पर पथ है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ है। तो सूर्य मेरा इसके नाभिक में उपस्थित होगा, यहाँ पर सूर्य उपस्थित होगा। और ग्रह जो है अभी किसी समय के किसी क्षण पर मान लेते हैं कि ए बिंदु पर है और उसके बाद कुछ समय के बाद वो बी बिंदु पर चले आता है। तो ग्रह और सूर्य को मिलाने वाला जो रेखाखंड के द्वारा जो क्षेत्रफल तय किया गया है ये मेरा क्षेत्रफल है। तो एक कंडीशन के अनुसार हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एस ए का जो स्थिति है वो समय t के साथ कितना है ना, r फंक्शन ऑफ t है समय के साथ, मतलब t समय में वो r दूरी तय करता है। लेकिन जब यहाँ से वो चले आता है ना, तो इसका समय जो होता है बच्चों थोड़ा बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा इसका समय हो जाता है। इसका मतलब है कि ये समय जो होगा हम लोग एक तरह से मान सकते हैं कि ये t समय पर था, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको यदि t समय लग रहा है तो ये समय कितना हो जाएगा, RT + t, बड़ा T होगा। लेकिन दूरी में देख रहे हैं दूरी जो होता है समय के साथ परिवर्तित हो रही है। ये t समय में r दूरी था, ये भी t समय में t + t समय में ये r दूरी है ना। तो अब ये बात हम लोग कह सकते हैं कि जो समय में परिवर्तन आया उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी। मतलब यहाँ से ये जो समय है आप लोग इसको डेल्टा टी भी छोटा सा भी मान सकते हैं कि हम लोग अल्प समय के लिए बात कर रहे हैं, तो ये डेल्टा टी के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए माना कोई ग्रह है ना, माना कोई ग्रह, देखिए कोई ग्रह स्थिति ए से, माना कोई ग्रह स्थिति ए से बी तक, स्थिति ए से बी तक डेल्टा टी समय में, है ना, स्थिति ए से बी तक डेल्टा टी समय में परिवर्तित करती है, में परिवर्तित करती है, डेल्टा टी समय में परिवर्तित करती है। इतने समय में, है ना, इतने समय में ग्रह के द्वारा, इतने समय में ग्रह के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, इतने समय में ग्रह के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल्टा ए है ना। इतने समय में ग्रह के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल डेल्टा ए है बच्चों। तो अब ये जो कोण बन रहा है ना, स्थिति ए और स्थिति बी के बीच में जो कोण बन रहा है उसको हम लोग कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जानते होंगे कि ये क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी ये त्रिभुजाकार आप देख रहे हैं कि रचना जो प्राप्त हो रही है लगभग एक त्रिभुजाकार, क्योंकि यदि ये समय बहुत कम है, अल्प है, तो लगभग हम SAB को हम लोग एक त्रिभुज मान सकते हैं। तो ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2 गुना आधार और गुना यहाँ पर हो जाता है ऊंचाई, होगा बच्चों, आप लोग ये बात जानते हैं। तो इसका आधार कितना है, इसका आधार आप लोग जान रहे हैं ये r है, और इसकी ऊंचाई आप लोग क्या जान रहे हैं बच्चों, लगभग कितना है, AB है। इसकी ऊंचाई हम लोग कह सकते हैं AB। और ये AB क्या है, ये AB क्या है, ये AB जो ये वृत्तीय पथ है उस वृत्तीय पथ का ये चाप है। आप लोग चाप समझते होंगे, आर्क जिसको हम लोग को कहते हैं बच्चों, है ना, ये चाप है ना। तो चाप इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, चाप भी कह सकते हैं, आर्क कहते हैं। आप जानते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, इस प्रकार वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है, तो ए स्थिति से बी स्थिति तक वो जब जाएगा तो ये स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चाप कहा जाता है ना, इसको हम लोग चाप कहते हैं। तो चाप बराबर, है ना, आप लोग जानते होंगे कि कोण का एक सूत्र भी होता है कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। नहीं जानते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कोण का एक फार्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, है ना, चाप बटा त्रिज्या। तो
ये देखिए ए से बी स्थिति के बीच में कितना कोण बन रहा है, तो ये कोण मेरा यहाँ पर थीटा है बच्चों, है ना। तो कोण के जगह में हम लोग यहाँ पर थीटा रखेंगे, और चाप मेरा कितना है, ए बी है, और इसकी त्रिज्या मेरे कितनी है, आर है। तो चाप बराबर हम लोग क्या रख देंगे बच्चों, देखिए तो यहाँ पर रख देंगे आर, और यहाँ पर हो गया मेरा थीटा। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो चूंकि ये समय अंतराल बहुत कम है ना, ये यहाँ पर ए से बी तक जाने में ग्रह को बहुत कम समय लगा है, इसीलिए यहाँ पर छोटा कोण अंकित करेगा। इसको हम लोग डेल्टा थीटा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। कितना से करते हैं, डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे डेल्टा थीटा। तो ए बी का जो फॉर्मूला बना बच्चों मेरा, आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि ए बी का जो ये चाप बराबर जो फॉर्मूला मेरा बना है ना, कि चाप बराबर कितना हो गया, आर इंटू डेल्टा थीटा मेरा बना। ये बात को समझ में आ गया? नहीं समझ में आता है तो बच्चों एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ कि कोण, आप लोग जान रहे हैं कि कोण जो है, कोण का एक फार्मूला होता है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो कोण यहाँ पर मेरा क्या है, डेल्टा थीटा कोण है मेरा, है ना। तो कोण का जगह में हम लोग डेल्टा थीटा रख देते हैं, चाप के जगह में हम लोग ए बी रख देते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आप लोग देख रहे हैं आर है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, आर, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा थीटा। तो ये जो ए बी का मान है, इस ए बी का मान हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा ए बराबर होगा 1/2 आर इंटू ए बी इज इक्वल टू कितना होता है, आर, और इंटू यहाँ पर हो गया डेल्टा थीटा। तो आर 2 बार आया, इसीलिए हम लोग आर स्क्वायर रख देंगे। ये हो गया डेल्टा थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग देने पर, तो डेल्टा टी से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ए और बाय डेल्टा टी, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, और बाय यहाँ पर हो गया डेल्टा टी, है ना। हम चूंकि यहाँ पर समय अंतराल जो हम लोग लिए हैं ए से बी तक का बीच में जो समय है मेरा वो काफ़ी कम है ना, ए से बी तक का जो समय है बच्चों वो काफ़ी कम है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, यहाँ लिमिट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि चूंकि समय अंतराल बहुत कम है, चूंकि समय अंतराल चूंकि समय अंतराल बहुत कम है, चूंकि समय अंतराल बहुत कम है, इसलिए लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लगभग अल्प है, इसलिए हम लोग कोण भी छोटा लिए हैं, समय भी छोटा लिए और क्षेत्रफल भी छोटा लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, यहाँ पर भी आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होता है। तो आप लोग मैथ में, गणित में आप लोग पढ़े होंगे बच्चों एक फार्मूला, लिमिट का, सीमा का एक फार्मूला पढ़े होंगे कि डेल्टा टी 0 होता है, और यदि यहाँ डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई करेंगे तो ये अवकलन फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है ना, डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई, इसको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार, है ना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, है ना। देखिए डी ए बाय यहाँ पर हो जाएगा डी टी, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम लोग बाहर ले आएंगे 1/2 आर स्क्वायर, और लिमिट जब इसके साथ लगेगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। और आप लोग कोणीय वेग का परिभाषा जानते हैं, है ना, कोणीय वेग, क्योंकि आप लोग रोटेशनल डायनामिक्स में इसको पढ़ चुके होंगे कि कोणीय वेग जो ओमेगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, मतलब थीटा बाय टी को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे डी थीटा, है ना, डी थीटा बाय डी टी को हम लोग ओमेगा के रूप में भी डिफाइन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ हो गया आर स्क्वायर, इसको हम लोग ओमेगा लिखेंगे बच्चों, है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। जहां ओमेगा क्या है मेरा, जहां ओमेगा क्या है, ग्रह का कोणीय वेग है, जहां ओमेगा क्या है, ग्रह का कोणीय वेग है बच्चों। समझ में आ गया बात को, कोणीय संवेग की परिभाषा से। चलिए हम लोग इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कोणीय वेग की परिभाषा से, तो कोणीय वेग क्या होता है आप लोग जान रहे होंगे, है ना। कोणीय संवेग की परिभाषा से,
कोणीय संवेग की परिभाषा क्या होता है, जिसको हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। तो एल बराबर आई इंटू ओमेगा होता है, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ तो आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग एम आर स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, जहाँ एम ग्रह का द्रव्यमान है और आर ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी है, और ये हो गया मेरा ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। डेट सिंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, एल बाय ये हो गया एम, ये हो गया आर स्क्वायर। अब देखिए ये ओमेगा का मान को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो मेरा ऊपर का समीकरण क्या हो जाएगा, ऊपर का समीकरण हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू एल बाय एम, ये हो गया आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरा, यहाँ पर मेरा इक्वेशन मेरा कुछ इस प्रकार बचता है बच्चों, है ना। समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार बचेगा 1/2, है ना, 1/2 एल बाय, यहाँ से 2 बचा हुआ है, यहाँ पर एम, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ एम बचेगा। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, एल बाई 2m, है ना, ये बचता है। अब ये जो समीकरण है इसके बारे में हम लोगों को विचार करना है, बात इतना दूर तक ही आप लोगों को कैलकुलेशन के जरिए निकालना है बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो समीकरण निकला बच्चों मेरा वो कुछ इस प्रकार है, देखिए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाय, और ये हो गया 2m, ये समीकरण मेरा प्राप्त हुआ, है ना। कैलकुलेशन तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया बच्चों, बहुत साधारण भाषा में प्रयोग करते हुए हम समीकरण को निकाले हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये समीकरण निकला डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एल बाई 2m। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को अच्छी तरह समझना है कि ग्रह जो है ना, जो ग्रह होते हैं, बात को समझिए इस बात को कि देखिए ये मान लेते हैं कि ये सूर्य है और यहाँ पर मेरा ग्रह है, इस बात को समझना है बच्चों, है ना। देखिए ये सूर्य है और ये मेरा ग्रह है, इस दोनों को मिलाने वाली रेखा मेरा इस तरह है। इसका मतलब है कि इस पूरी गति को हम लोग दो विमीय गति में विभाजित हम लोग कर सकते हैं। इधर हो गया एक्स एक्सिस और इधर हो गया मेरा वाई एक्सिस हो गया, है ना। और ये वाला जो एंगल बन रहा है, कुछ क्षण के लिए आप लोग मानिए, मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने का प्रयास करिए। कुछ समय के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं बच्चों कि ये जो एंगल है ये एंगल मेरा अल्फा है ना। तो ग्रह को गति करने के लिए इसमें तो बल लगाने की आवश्यकता होगी, तो मान लेते हैं कि इसमें जो बल लग रहा है बच्चों वो इस प्रकार है एफ, है ना। तो इस बल का हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे और एक कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन पे, इस तरह करके हम लोग दो कंपोनेंट लेते हैं। चूंकि ये कंपोनेंट आप लोग देख रहे हैं कि ये जो दूरी है दोनों का बीच की दूरी, ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी r है, इसलिए ये कंपोनेंट को हम लोग रेखीय कंपोनेंट एफ आर से इंडिकेट करेंगे। और ये जो कंपोनेंट है ये देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये कोण की दिशा बदलने की अनुदिश है ना। इसका मतलब है कि ये यदि बल इधर लगाएंगे तो ग्रह इधर की ओर जाएगा, तो ये ग्रह की दिशा बदलने के अनुदिश है, अर्थात ये कोण पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम लोग एफ आर से इंडिकेट करेंगे, है ना। तो ये एफ अल्फा से इंडिकेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोण मेरा अल्फा है ना। तो ये दो कंपोनेंट निकल गया एफ आर। इसका मतलब है कि ये दूरी के हिसाब से इसको रेखीय कंपोनेंट कहते हैं और इसको कोणीय कंपोनेंट कहते हैं कि ये कोण में परिवर्तन के अनुसार ये बदलता है और ये दूरी बदलने के अनुसार बदलता है। इसका मतलब है कि यदि दोनों के बीच की दूरी को बदलेंगे तो इतना बल लगाना पड़ेगा, और यदि इसकी स्थिति को परिवर्तन करेंगे तो हमको इतना बल लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप समझिए कि ग्रह और सूर्य, जो सूर्य और ग्रह जो होता है वो किस बल से बंधे होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। कौन प्रवृत्ति का होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति का, केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है ना। उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल किसको कहते हैं कि वैसा बल जो दोनों पदार्थों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है ना। ये जो बल आप लोग देख रहे हैं जो दोनों के बीच में लग रहा है वो किसके अनुदिश होगा? दोनों रेखा को मिलाने वाली, दोनों पिंडों को, सूरज और ग्रह को, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम कर रहा है। तो ये केंद्रीय बल इसको हम लोग कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों के बीच में जो काम कर रहा है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, इसका मतलब है कि ये जो रेखा देख रहे हैं इसी रेखा के अनुदिश जो होगा वो बल काम करता है।
तो यदि ये इस रेखा के अनुदिश काम कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, तो कहने का मतलब है कि दोनों सूर्य और ग्रह के बीच में जो प्रभावी बल होगा वो एफ आर पर निर्भर करेगा, एफ अल्फा पर निर्भर नहीं करता है ना, एफ अल्फा पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब है कोणीय बल पर निर्भर नहीं करता है ना। गुरुत्वाकर्षण बल कोणीय बल पर निर्भर नहीं करता है। किस पर बल निर्भर करता है? तो एफ आर पर निर्भर करता है। यदि वो एफ आर पर निर्भर करेगा तो आप लोग जानते हैं कि टॉर्क, यदि नहीं जान रहे हैं तो आप लोग घूर्णन गति की लेसन पे जाएं और वहां उसको समझने का प्रयास करें। यदि ये कोणीय बल यदि किसी पिंड पर जब हम लोग अप्लाई करते हैं तब ये टॉर्क उत्पन्न होता है ना। टॉर्क किसको कहते हैं? कि कोणीय बल के अधीन उत्पन्न घूर्णन प्रभाव को हम लोग टॉर्क कहा जाता है ना। तो यदि आप गुरुत्वाकर्षण बल तो इस रेखा के अनुदिश अर्थात रेखीय बल के अनुदिश काम कर रहा है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अर्थात इस पूरी सिस्टम में कोणीय बल मेरा शून्य है। यदि कोणीय बल शून्य है तो टॉर्क शून्य हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब मैं मेरी सारी बातों को लिख देना चाहता हूँ यहाँ लिख के भी बता देता हूँ कि देखिए ग्रह है ना तथा सूर्य है ना, ग्रह तथा सूर्य के बीच, ग्रह तथा सूर्य के बीच लगने वाला, ग्रह तथा सूर्य के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रह तथा सूर्य के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है ना। इस स्थिति में केंद्रीय प्रवृत्ति का होता है। इस स्थिति में है ना, इस स्थिति में कोणीय बल का परिमाण या कोणीय बल का घटक, कोणीय बल का घटक शून्य होगा, कोणीय बल का घटक शून्य होगा। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, यहाँ पे लिखेंगे अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह पर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह पर कार्यरत टॉर्क शून्य होगा, कार्यरत टॉर्क शून्य होगा बच्चों, है ना, कार्यरत टॉर्क शून्य होगा। आप टॉर्क का परिभाषा जानते हैं तो टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? dl/dt होता है ना। आप लोग जाइए कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़िए, वहां पे समझ में आएगा टॉर्क किसको कहते हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को टॉर्क कहा जाता है। जब यहाँ पर मेरा टॉर्क शून्य है अर्थात टॉ इज इक्वल टू यदि शून्य है तो यहाँ पर dl/dt किसी भी गणितीय राशि का यदि अवकलन शून्य है तो इसका मतलब है कि वो राशि कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है ना समय के साथ कोणीय संवेग का अवकलन किया गया है जिसका मान को 0 प्राप्त हो रहा है, अतः L यहाँ पर, अतः L कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? नियतांक होगा, नियतांक होगा बच्चों। तो आप लोग आप समझिए जो ऊपर का समीकरण निकला हुआ है तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ तो L कांस्टेंट हो गया। अब ग्रह का जो द्रव्यमान m है वो तो कांस्टेंट होगा, घूर्णन गति करने के साथ तो ग्रह का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात यहाँ पर L कांस्टेंट m कांस्टेंट, इसका मतलब है ये पूरा राशि नियतांक हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? dA/dt भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ग्रह का, देखिए ग्रह का द्रव्यमान भी नियत होता है, ग्रह का द्रव्यमान m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, नियतांक है, नियत है। तो क्या हो गया? तो राशि जो ऊपर से प्राप्त हुआ मेरा dA/dt भी नियतांक है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ग्रह का समय के साथ जो क्षेत्रफल तय करता है वो नियतांक हो गया। इसी को हम लोग केपलर का दूसरा नियम भी हम लोग कहते हैं बच्चों। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यदि बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि जहाँ जो जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वो टर्म आप लोगों को समझ में नहीं आया, उसे समझने की आवश्यकता है। तो उसे समझने के लिए आप लोगों को करना क्या है? सीधे आप लोग घूर्णन गति की वीडियो को जा करके पूरा देखें, उसे समझने का प्रयास करें, तब ये बातें आप लोगों को समझ में आएगी यहाँ पर। तो चलिए हम लोग केपलर का तीसरा नियम पर हम लोग ध्यान देते हैं। तीसरा नियम को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल का नियम हम लोग कहते हैं, टाइम पीरियड नियम कहते हैं, है ना, आवर्तकाल का नियम। ये बहुत आसान है, ये आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आवर्तकाल का नियम किसको कहते हैं बच्चों? तो मैंने पिछले भी वीडियो में इसका मेंशन कर दिया था। तो देखिए यहाँ कहते हैं किसी भी ग्रह का, देखिए किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में,
ये चक्कर लगाने का, है ना, चक्कर लगाने का आवर्तकाल, चक्कर लगाने का आवर्तकाल का वर्ग, है ना, चक्कर लगाने का आवर्तकाल का वर्ग, है ना, उस ग्रह की त्रिज्या के घन की, उस ग्रह के त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, घन के समानुपाती होता है। तो चलिए हम लोग इसको साबित करते हैं बच्चों, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो आप लोग जानते हैं, मैं कहा हूँ कि देखिए बहुत सारी बातों हम हर बार मैं जहाँ भी जरूरत पड़ता है ये बात को हम लिखता हूँ कि ग्रह का अभिकेंद्रीय बल, जो ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। आप लोग ये बात जानते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं mv²/r, जहाँ r क्या है ना, उस जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है ग्रह, है ना, उसकी त्रिज्या है। और गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग जानते हैं बच्चों, ये क्या होता है, देखिए Gmm/ ये हो गया r², है ना। तो यहाँ से हम लोग ये m और ये m को काटेंगे और एक r और एक r कटेगा, तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को v², और ये हो गया Gm/ यहाँ पर मेरा क्या मिल गया r, है ना। अब देखिए रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में संबंध होता है बच्चों, है ना, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में संबंध होता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग के, रेखीय वेग को v से सूचित करते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से। तो दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, v = r × ओमेगा। आप लोग ये चीज़ पहले जानकारी में ले आए, है ना, इसको समझने का प्रयास करें। तो v का वैल्यू हम लोग रख देंगे r × ओमेगा का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिला, देखिए Gm/r, इसको भी हम लोग अच्छा से लिखेंगे, देखिए r², ये हो गया ओमेगा², Gm और नीचे में हो गया बच्चों r²। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का परिभाषा क्या होता है, ओमेगा = होता है 2π/t, है ना, इसको भी आप लोग जान रहे होंगे। तो ओमेगा का वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पर, यहाँ सॉरी r² नहीं होगा, सिर्फ r है ना। तो ओमेगा का वैल्यू भी यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, देखिए 2π/t का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया Gm/ नीचे में हो जाएगा r, है ना। तो डेट सिंप्लाइज, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होता है 4, पाई का वर्ग π², और टी का वर्ग कितना हो गया t², यहाँ पर हो गया Gm, इस r को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर हो गया मेरा r3, है ना। अब इस पूरे समीकरण को बदल दीजिए, मतलब उलट देना है। तो t² नीचे है तो t² को ऊपर ले जाएंगे तो 4π² मेरा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर r, इसको भी बदल देना है तो r3 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर मेरा कितना आ गया Gm आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4π को यहाँ पर ले आएंगे तो ये कितना हो गया t², और यहाँ पर बचा मेरा 4π², और नीचे में बच गया Gm, और इधर हो गया r। थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 कांस्टेंट है, पाई का मान भी कांस्टेंट होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो g है मेरा, उसका भी वैल्यू भी 0 होता है। और ये जो m जो है वो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य का द्रव्यमान भी परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते, मतलब कुल राशि ये जो है वो पूरा का पूरा नियतांक है। तो मेरा क्या हुआ, है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि k ये हो गया r3, जहाँ k = कितना है बच्चों 4π², और यहाँ पर हो गया Gm, है ना। तो k कांस्टेंट है तो इसको हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह भी दे सकते हैं। तो ये देखिए संबंध निकल गया, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। तो ये जो था वो केपलर का तीसरा नियम है, जिसको मैंने साबित कर दिया बच्चों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा बच्चों, कैलकुलेशन को समझने में बच्चों तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ठीक है, तो आज जो है गुरुत्वाकर्षण लेसन मेरा पूरा अध्याय, लगभग इसका 11 वीडियो मैंने बनाया है, पूरा गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए आप लोगों को लगभग 11 वीडियो मैंने बनाया बच्चों। इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग और इसको समझने का प्रयास करें, है ना। कहीं भी यदि कोई दिक्कतें आती है तो उस प्रॉब्लम को आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट आने वाले समय में मैं नया लेसन जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, उसका वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों। इतनी बातें यदि आप लोगों को समझ में आ जाती है तो आप लोग प्रत्यास्थता के वीडियो को देखें और उसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा बच्चों, मिलूंगा, मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखें, है ना। हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, है ना। ठीक है बच्चों, बाय बाय, है ना। आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थिंग्स, जय हिंद।